अस्सलाम वालेकुम। और साइंस वर्सेस एथीइज्म की इस सीरीज़ की दूसरी किस्त में आपको खुशामदीद कहते हैं। पिछली किस्त में हमने बात की थी कि क्यों कायनात एक हादसाती चीज़ नहीं हो सकती, इसलिए कि ये एक वन ऑफ इवेंट नहीं है बल्कि सिस्टम्स का सिस्टम है। आज हम बात करेंगे इसके एक बहुत अहम पहलू पे, यानी कि इसकी जो 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं कि वो अपनी ज़ात में कैसे फाइन ट्यून्ड हैं और फिर एक दूसरे के साथ वो कैसे कंपैटिबल हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं हम कशिश सकल यानी ग्रेविटी से। हम जब हवा में छलांग लगाने की कोशिश करते हैं तो हवा में तैरना शुरू नहीं कर देते बल्कि ज़मीन पे गिर जाते हैं। कोई और चीज़, मिसाल के तौर पे सेब, बड़ी अप्रोप्रिएट एग्जांपल है ग्रेविटी के साथ। जब वो दरख्त से टूटता है तो वो नीचे आता है, हर चीज़ नीचे आती है ना। यही वो चीज़ है जिसको ग्रेविटी कहते हैं। यहाँ पे मैं आपकी इन्फॉर्मेशन में कोई काबिल कदर इजाफा नहीं कर रहा, इसलिए कि बचपन से आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते आए हैं। हम इसे महसूस करते हैं, हम इसे आंखों से देखते तो नहीं लेकिन सर्टनली ऑब्जर्व करते हैं। इसके बगैर पानी भी नीचे नहीं गिरता, ना हम चल सकते, ना ही किसी सियारे का मदार बनता। मगर क्या आपने ये कभी सोचा है कि ये कुव्वत कितनी होनी चाहिए? मिसाल के तौर पे क्या कोई एक पर्टिकुलर इसकी रिक्वायरमेंट है कि ये इतनी हो, या ये किसी भी मिकदार में होती तो भी काम चल जाना चाहिए था? एंड द आंसर इज कि इसकी बड़ी ख़ास मिकदार होनी चाहिए। फ़र्ज़ कीजिए अगर ग्रेविटी सिर्फ 2 गुना ज़्यादा होती तो आपका वज़न भी दुगना हो जाता। एंड इट डजंट स्टॉप देयर। आप आराम से चल भी नहीं पाते। क्या दिल इतनी आसानी से खून पंप करता? क्या दरख्त, पहाड़, इवन हम इंसान, क्या हम वही शक्ल इख्तियार कर पाते जो हमारी है? एंड द आंसर इज नो। यानी कि ग्रेविटी का इतना ज़्यादा अमल दखल है हमारी ज़िंदगी में। ये अगर थोड़ी सी भी कमज़ोर होती तो शायद हमारा सूरज, जिसने हमारी ज़मीन को थाम रखा है, शायद वो कभी बन ही ना पाता। क्योंकि सितारों की तख्लीक और इनके जलने, यानी कि इनके रोशन होने और इनके फटने के पीछे भी ग्रेविटी का ही हाथ होता है। यानी सोचने की बात यह है कि ये ग्रेविटी सिर्फ मौजूद नहीं है बल्कि ये एक ख़ास स्ट्रेंथ यानी एक ख़ास शिद्दत के साथ मौजूद है, वजूद भी है और फाइन ट्यून भी है। कितनी है? वेल, साइंसी तहकीक हमें ये बताती है कि अगर ग्रेविटी की कदर में सिर्फ 1 हिस्सा 10 की ताकत 34 के बराबर भी फ़र्क आ जाए तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। यानी हमारी कायनात में कोई ज़मीन, कोई सितारा, कोई ज़िंदगी, उसका इम्कान पैदा ना होता। ना यहाँ पे आपको एक चीज़ समझानी बहुत ज़रूरी है। ये जो मैंने कहा है कि 1 पार्ट इन 10 टू द पावर ऑफ 34, इसका क्या मतलब है? जब कोई साइंसी नंबर बहुत बड़ा होता है या बहुत छोटा होता है तो उसके लिए फिर इस तरह की नोटेशंस इस्तेमाल की जाती हैं। 10 टू द पावर ऑफ 34 का मतलब ये है कि आप 1 लिखें और उसके बाद 34 दफ़ा आप 0 लिखें। 34 दफ़ा 0 लिखें। सियाको सबाक के लिए मैं अर्ज़ करता चलूँ कि 1 के आगे 0 लिखें तो जैसे कि आपको पता है कि 10 बनता है। 2 दफ़ा 100, 3 दफ़ा 0 लिखने से 1000, 4 दफ़ा 10,000, 5 दफ़ा लाख, 6 दफ़ा 10 लाख। यानी कि सिर्फ 6 दफ़ा 0 लिखें तो बात 10 लाख यानी 1 मिलियन तक चली जाती है। इमेजिन करें कि जब आपने 34 टाइम्स ये 0 लिखा हुआ होगा तो ये कितना बड़ा ये अदद बनता है। और इन अदर वर्ड्स, इन आवर कॉन्टेक्स्ट, ये कितना छोटा बनता है। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि जो ग्रेविटी जितनी है, हम इसके हाफ की बात नहीं कर रहे, हम इसके चौथाई हिस्से की बात नहीं कर रहे, चौथाई हिस्से के भी निस्फ की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि 1 पार्ट इन 10 टू द पावर ऑफ 34, सिर्फ इतनी सी भी अगर ये आगे पीछे हो जाए तो फिर कुछ भी बाकी नहीं बचता। ये इत्तफाक नहीं हो सकता, ये एक कामिल का कमाल है। खैर, आगे बढ़ते हैं बरकी मकनातीसी कुव्वत यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की तरफ। हमने हमेशा सुना है कि ज़िंदगी के लिए पानी ज़रूरी है, विच इज़ ट्रू, ऑक्सीजन भी ज़रूरी है, कार्बन का होना भी लाजमी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये सब हैं क्या? इसका जवाब है कि ये सब अनासर हैं, यानी कि एलिमेंट्स हैं। और जब मुख्तलिफ एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो फिर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। यही मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे जिस्म के अंदर खुलिये यानी कि
सेल बनाते हैं, जो डीएनए की इंतहाई कॉम्प्लेक्स यानी पेचीदा जुबान को मुमकिन बनाते हैं। पानी, हवा और प्रोटीन जैसी चीज़ों की बुनियाद रखते हैं। ज़मीन, बादल, पौधे, जानवर, हर चीज़ के पीछे यही कीमियाई गोरख धंधा चल रहा है। बल्कि हकीकत तो यह है कि ये सिर्फ ज़मीन पर ज़िंदगी का मामला नहीं है, बल्कि कायनात के तूलो अर्ज़ में जो पैदा होने वाले वाक़यात हैं, यानी कि सियारों का बनना, धातों का बनना, पानी के कतरों के जमने, हर चीज़ के पीछे यही कीमियाई निज़ाम काम कर रहा है। और इस पूरे कीमियाई रक्स के पीछे जो क़ुव्वत है, जो ताकत है, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी कि बरकी मकनातीसी क़ुव्वत। इसको बेहतर तौर पे हम समझ सकते हैं एक एटम की तस्वीर के ज़रिए, जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इसके दरमियान में न्यूक्लियस होता है और उसके गिर्द एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। ये इलेक्ट्रॉन वो चाबी है, वो कलीद है जो एक एटम को दूसरे एटम से आपस में जोड़ती है। जब एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के मदार में दाखिल होता है तो वो एक नया मॉलिक्यूल बनाता है, या इससे एक नया मॉलिक्यूल बनता है। यही है जिंदगी की बुनियाद। लेकिन यहाँ पे असल कमाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का है। यही वो क़ुव्वत है जो इस सारे निज़ाम को रेगुलेट करती है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के साथ चिपकने नहीं देती। एट द सेम टाइम वो इसको इजाज़त नहीं देती कि वो उसके न्यूक्लियस से कहीं, ये अपना जो मदार है, माफ़ी चाहता हूँ, उससे वो कहीं दूर चले जाए, गायब हो जाए, आवारागर्दी का शिकार हो जाए। बल्कि इंतहाई नाजुक तवाज़ुन के साथ ये क़ुव्वत काम करती है, बिल्कुल इस तरह से कि ये क़ुव्वत उस इलेक्ट्रॉन को ना ही कहीं दूर भागने देती है, ना ही उसे अपनी तरफ इतनी, या न्यूक्लियस है उसकी तरफ इतनी खींचने देती है उसको कि उसके अंदर वो चिपक जाए, कोलैप्स हो जाए। बल्कि सिर्फ इतना ही है कि वो अपने मदार से निकल के दूसरे मदार में जाकर एक नया मॉलिक्यूल बना सके। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। और इस सारी बात का नतीजा, अगर मॉलिक्यूल्स ना बनते तो ना ज़िंदगी होती, ना ही कुछ और चीज़ होती। और अगर ये क़ुव्वत थोड़ी ज़्यादा हो जाती, जैसे मैंने आगे अर्ज़ किया है, तो फिर इलेक्ट्रॉन अपने मदार में इतनी सख्ती के साथ बंधे हुए होते कि वो कभी दूसरे एटम्स से उनका बॉन्ड ही ना हो पाता, कभी उनके साथ वो जुड़ ही ना पाते। नतीजतन ज़िंदगी फिर भी नामुमकिन होती। इट्स वेरी प्रिसाइज सिस्टम। क्या हकीकत हाल है, क्या हकीकत है, वो समझना ज़रूरी है। और वो हकीकत ये है कि ये क़ुव्वत एग्जैक्टली उतनी ही है जितनी होनी चाहिए। अगर ये ना होती तो इस कायनात में कुछ भी ना होता, जैसे मैंने आगे कहा है। यानी कायनात जफ़ा व वफ़ा में आप होते ना हम होते। अब हम आगे चलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, यानी कि मजबूत न्यूक्लियाई क़ुव्वत की तरफ। अभी हमने बात की एक एटम की, न्यूक्लियस है, उसका एक मदार है, उसके फिर जो इलेक्ट्रॉन है उसके गिर चक्कर लगाता है। पर सो फार एज द न्यूक्लियस इज कंसर्न्ड, कभी क्या आपने सोचा है कि ये एटम का मरकज़, यानी कि उसका जो न्यूक्लियस है, ये टूटता क्यों नहीं? कौन सी चीज़ है जो उसको वहाँ पे कायम रखे हुए है? इसमें प्रोटॉन्स होते हैं और हर प्रोटॉन का चार्ज एक जैसा होता है, यानी कि पॉजिटिव, मुस्बत। और जैसा कि हम अच्छी तरह जानते हैं कि एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को धकेलते हैं, यानी एक दूसरे को वो रिपल्स करते हैं। तो फिर सवाल ये है कि अगर वो एक दूसरे को रिपल्स किए जा रहे हैं, एक दूसरे को धकेले जा रहे हैं, तो फिर वो उस न्यूक्लियस के अंदर कैसे इकट्ठे रह सकते हैं? एंड द आंसर इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, या कायनात की सबसे ताकतवर क़ुव्वत। यही वो क़ुव्वत है जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एक साथ जोड़े रखती है। इसके बावजूद कि वो एक दूसरे को धकेल रहे होते हैं, लेकिन वो फिर भी एक ही न्यूक्लियस में होते हैं। ना अगर ये क़ुव्वत थोड़ी सी कमज़ोर होती है, आई मीन लिटरली थोड़ी सी, तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपस में कभी बंध ही ना पाते, और नतीजा डिज़ास्टर, यानी कि कायनात में सिर्फ हाइड्रोजन होता, जो कि बड़ा अहम अंसर है, नो डाउट, लेकिन सिर्फ यही काफ़ी नहीं है। और अगर ये ज़्यादा मजबूत होती तो नतीजा फिर भी डिज़ास्टर होता, इसलिए कि सिर्फ भारी अनासर बन पाते और हाइड्रोजन मौजूद ही ना होता। नतीजा ना ज़िंदगी ना पानी। यानी ये क़ुव्वत एक इंतहाई नाजुक
तवाज़ुन के अंदर है। इसका मतलब यह है कि अगर ये थोड़ी भी अपनी जगह से हट जाए, इसमें कोई तगय्युर आ जाए, तो कायनात की कहानी ख़त्म हो जाती है। कितना वो नाजुक है, कितनी प्रिसीजन है। वेल, साइंसी तहकीक हमें ये बताती है कि अगर इसकी स्ट्रेंथ में सिर्फ 0.3%, 0.3% इजाफा हो जाए या सिर्फ 2% कमी आ जाए तो सब ख़त्म, जिंदगी मुमकिन बाकी नहीं रहती। कायनात एंड एवरीथिंग एल्स जस्ट गॉन, फिनिश्ड, डन। ये थी हमारी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसको हम बेहतर समझ सकते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स के कॉन्टेक्स्ट में, तो आइए चलते हैं उसकी जानिब। हमने सूरज को चमकते देखा है, रोशनी है, हिद्दत है, लेकिन सवाल यह है कि ये तवानाई और ये रोशनी एग्जैक्टली कहाँ से आती है? एंड द आंसर इज वेल, ये एक खामोश कुव्वत है जो मुमकिन बनाती है इस सारे प्रोसेस को, और वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स। आइए इसको जरा बेहतर तरीके से समझते हैं। सूरज के अंदर एक अमल होता है जिसे कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। ये सूरज के कोर में होता है, जहां हल्के एटम्स आपस में जुड़कर भारी एटम्स बनाते हैं, और इसी अमल से हमें रोशनी, गर्मी और जिंदगी मिलती है। इन अदर वर्ड्स, ये सब इसी कुव्वत की मरहून मिन्नत है। अगर ये कुव्वत थोड़ी सी ज्यादा हो जाए, एंड आई मीन थोड़ी सी ज्यादा हो जाए, तो सूरज बहुत तेजी के साथ फट जाएगा, एक्सप्लोड कर जाएगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर ये कुव्वत थोड़ी सी कमजोर हो जाए तो फिर सूरज कभी जलेगा ही नहीं। जमीन और सूरज और जमीन के दरमियान जो कुछ है वो सब अंधेरे में डूब जाएगा। अब ये कम या ज्यादा कितनी है? वेल, साइंसी तहकीक हमें ये बताती है कि 1 पार्ट इन 10 टू द पावर ऑफ 11 अगर इतना फर्क आ जाए आइदर वे, तो फिर या तो सूरज फट जाएगा या कभी वो रोशन ही ना होगा। यानी इतनी प्रिसीजन के साथ ये काम कर रहा है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई मैकेनिक सूरज के कोर में बैठा हुआ इस सिस्टम को बना रहा हो, रेगुलेट कर रहा हो। ये रैंडम या एक्सीडेंटल नहीं है ना। ये तो हुई हमारी 4 फंडामेंटल फोर्सेस, जिनकी वजह से फूलों का खिलना, सब्जियों का पकना, हम इंसानों का चलना फिरना, ग्रेविटी, पानी, हवा, अनासर, सूरज, चांद, अपनी अपनी इनकी जो इनकी परफॉर्मेंस है उनकी वजह से ये सारी कायम है। लेकिन हमने वीडियो के शुरू में कहा था कि ज़ाती हैसियत में इनका इतना मुकम्मल, जामे, कॉम्प्रिहेंसिव होना श्योर बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक दूसरे के साथ ये कितनी कंपैटिबल हैं ये जानना भी उतना ही ज़रूरी है। तो अब चलते हैं हम इनकी जो इंटर रिलेशनशिप है इन फोर्सेस का, उसकी तरफ। ये बात मैं कह चुका हूँ, आप यकीनन अच्छी तरह समझ भी गए होंगे कि ये कुव्वतें सिर्फ अपने तौर पे फाइन ट्यून नहीं हैं, बल्कि ये एक दूसरे के साथ भी मुकम्मल हम आहंगी में हैं, कंपैटिबिलिटी में हैं। यानी जैसे किसी ने इन्हें अलग अलग तरतीब तो दिया हो, लेकिन उसके बाद इनके जो ताल्लुकात हैं उसको भी एग्जैक्टली मेजर किया हो, मापा हो और इंतहाई इंटेलिजेंटली डिज़ाइन किया गया हो, यानी कि एक मुकम्मल कायनाती आला। इसकी कुछ हम मिसालें आपके सामने रखते हैं। मिसाल के तौर पर जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है उसका जो बाहमी ताल्लुक है उसकी मुताबिकत है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से। वेल, इस तनासुब में अगर 1 पार्ट इन 10 टू द पावर ऑफ 16 भी अगर कोई इसमें रद्दोबदल आ जाए तो ज़िंदगी नामुमकिन हो जाती है। नाउ 10 टू द पावर ऑफ 16 यकीनन आप इस बात को समझ चुके हैं, इसलिए कि मैं आगे एग्जांपल दे चुका हूं कि ऐसी मैथमेटिकल नोटेशंस क्यों यूज़ की जाती हैं, और इन दिस केस आपने 1 के आगे कितने ज़ीरो लगाने हैं। अगर आपका जवाब है 16, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अगर नहीं, शायद वीडियो आप दोबारा देखिए। खैर, चलते हैं आगे ग्रेविटी वर्सेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की तरफ। कायनात के नज़्म को बरकरार रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इन दोनों का जो तनासुब है वो 1 पार्ट इन 10 टू द पावर ऑफ 40 के दरमियान रहे। अगर ये ना हो तो ना सितारे रहें, ना ही कायनात रहे, कुछ भी ना रहे, कुछ भी ना रहे। तो सवाल ये है कि क्या ये इसी तनासुब के अंदर है? एंड द आंसर एग्जैक्टली, बिल्कुल इसी के अंदर है। जितना चाहिए एग्जैक्टली उतना ही है। आई हैव नो आइडिया लोग कैसे हादसात पे ईमान लेके आ सकते हैं जबकि इतना बैयन, इतना वाज़े सबूत सामने है कि ये सब तख्लीक शुदा है। बट हियर कम्स समथिंग इवन मोर इंटरेस्टिंग, एंड दैट इज कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट।
कि कायनात मुसलसल फैल रही है, लेकिन इस चीज़ को समझना ज़रूरी है, इसलिए कि जब कोई चीज़ फैलती है और उस चीज़ के अंदर कंटेंट्स हों तो वो भी दरम भरम हो जाते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर आप एक चादर, बड़ी चादर, उसको छोटा करके उसके ऊपर कुछ चीज़ें रख दें, पेन रख दें, इंक पॉट रख दें, कुछ किताबें रख दें और उसके बाद उस चादर को आप पकड़ के फैलाएं, तो आप देखेंगे कि इन सब की तरतीब आपस में बदल जाएगी। कोई चीज़ वहाँ गिरेगी, कोई वहाँ गिरेगी, कोई वहाँ गिरेगी। लेकिन हम ये देखते हैं कि कायनात जैसे जैसे फैल रही है और बड़ी तेज़ी के साथ फैल रही है, लेकिन इसके अंदर जो निज़ाम है उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। यानी कि ज़मीन और चाँद का जो रिलेशनशिप है वो एग्जैक्टली उतना ही है। चाँद का 23.5 डिग्री का टिल्ट, इट्स सेम। ज़मीन और सूरज का रिलेशनशिप, बाकी गैलेक्सीज़ का एक दूसरे के साथ, अलगर्ज के हर चीज़ इसके फैलने के साथ साथ अपने आप को कायम रखे हुए है। उसकी वजह यह है कि कायनात के अंदर दो कंपीटिंग फोर्सेस काम कर रही हैं। एक को कहते हैं अट्रैक्टिव फोर्स और एक को कहते हैं रिपल्सिव फोर्स। जो रिपल्सिव फोर्स है वो कायनात को फैलाती है और जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कायनात के सारे इन कंटेंट्स को, इन चीज़ों को आपस में इकट्ठा रखती है, जोड़े रखती है। अगर हमारी रिपल्सिव फोर्स जितनी इसकी इस वक्त स्पीड या कुव्वत है, अगर ये उससे थोड़ी सी बढ़ जाए तो कायनात फट जाएगी। और अगर इसकी जो अट्रैक्टिव फोर्स है अगर वो बढ़ जाए तो फिर ये सारी चीज़ें एक दूसरे के अंदर ही कोलैप्स हो जाएंगी। तो इस अट्रैक्टिव फोर्स यानी जोड़े रखने वाली फोर्स और रिपल्सिव फोर्स यानी कि फैलाने वाली फोर्स, इन दोनों कुव्वतों का एक बड़ा ही ख़ास तवाज़ुन चाहिए। इतना ख़ास तवाज़ुन चाहिए कि ये दोनों अपना अपना काम कर सकें। क्या वो तवाज़ुन मौजूद है? एब्सोल्युटली उतना ही है। क्या उस तवाज़ुन में थोड़ा सा फ़र्क आ जाए तो कायनात बाकी बचेगी? एंड द आंसर इज़ नो। लेकिन जो हम कहते हैं ज़रा सा कितना है? एंड द आंसर इज़ 1 part in 10 to the power of 120, यानी एक के आगे 120 दफ़ा सिफर लिखें, सिर्फ इतना सा भी तगय्युर आ जाए तो कायनात या सुकड़ के ख़त्म हो जाएगी या फट जाएगी। याद रखें, हमने कहा था कि 6 दफ़ा आप सिफर लिखते हैं तो बात 10 लाख तक पहुंच जाती है, 7 दफ़ा लिखते हैं करोड़, 8-10 करोड़, और हमने 120 सिफर लिखने हैं। दैट इज़ द मार्जिन वी आर प्लेइंग विथ। यू कैन इमेजिन दैट। ये ऐसी फाइन ट्यूनिंग है कि इंसान का तसव्वुर भी उसका साथ छोड़ देता है। इस सारे मामले को आप इस एनालॉजी से समझें। लेट अस से कि आपके पास एक बॉक्स में 1000 ताले हैं और फिर आपके पास 1000 बॉक्सेस हैं और वो 1000 बॉक्सेस एक कंटेनर में हैं, वो सारे के सारे तालों से भरे हुए हैं। और फिर आपके पास 1 बिलियन ऐसे कंटेनर आ जाते हैं और वो सारे के सारे तालों से भरे हुए हैं और आपके पास चाबियों का एक अंबार लगा हुआ है। लेकिन इस सारी गेम में रूल ये है कि आपके पास ये जो अरबों के हिसाब से ताले हैं, ये ताले भी हैं और बजाते खुद एक बड़ा ताला खोलने के लिए गरारी भी हैं कि इनको एक ख़ास तरतीब से लगना चाहिए कि ये ताला एग्जैक्टली इस जगह लगेगा, ये यहाँ लगेगा, ये यहाँ, और वो चारों एक ख़ास तरतीब के साथ एक बड़े ताले के अंदर जाएंगे एक गरारी के तौर पे और बड़ा ताला खुल जाएगा। आपके पास अरबों के हिसाब से चाबियां हैं। सो व्हाट आर द चांसेस कि आप रैंडमली वो चाबियां उठा के इन तालों के ऊपर फेंकना शुरू कर दें तो इत्तेफाक से वही 4 ताले जिन्होंने गरारी बन के बड़े ताले में जाना है, जो इनकी चाबियां हैं, वो इनके अंदर जाके लगें और फिर वही ताले इत्तेफाक से जब वो गरारी बन चुके हों तो वो उसी जगह पे जाके बड़े ताले के अंदर फिट हों जहां उन्होंने फिट होना है, अदरवाइज वो ताला नहीं खुलेगा। What are the chances of this happening? And if the answer is कि जितनी मर्जी आप कोशिश कर लें, ये कभी भी रैंडम तरीके से नहीं हो सकता, तो फिर आपको मानना पड़ेगा कि ये यूनिवर्स जो इस एग्जाम्पल से भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, वो कभी रैंडमली या हादसाती तौर पे नहीं बन सकती। इट्स दैट सिंपल। यहाँ पे ख़त्म करते हैं आज की वीडियो। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे बात होती है अगली वीडियो में, जिसमें हम नई किस्त, एक नया एविडेंस लेके आएंगे जो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट इस वल्गर वाहयात एथियस्टिक सोच को डिसमेंटल करता होगा कि ये कायनात एक महज हादसा है।